हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग स्टार। आज हम लोग यूपी स्पेशल का एपिसोड नंबर 2 करेंगे जो गौरव सर द्वारा करवाया गया है। तो इसमें हम लोगों के यूपी, ठीक है, यूपी स्पेशल कवर करेंगे, इसके बाद में इंडिया और फिर उसके बाद में वर्ल्ड। तो इसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी एक साथ में और इसके बाद में आर्टिकल भी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन क्षेत्र, ठीक है। तो भारत में वन क्षेत्र कितना है? तो 24.62% है। याद रखेंगे 24.6%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृक्ष कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे सबसे अधिक वृक्ष कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में। अब प्रतिशत की दर से देखा जाए तो सबसे अधिक है मिजोरम में और सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में। परसेंटेज की अगर देखा जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक और सबसे कम हरियाणा में। और इस बार वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी गई है? तो देखी गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वन की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे। आगे करते हैं हम लोग एरिया की बात करते हैं हम। तो यूपी का एरिया कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का 7.33% है, ठीक है। याद रखेंगे 7.33%, ठीक है। तो इसमें वन क्षेत्र देखेंगे यूपी में, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सा जिले में वन है? तो सोनभद्र में, ठीक है। सबसे अधिक वन कहाँ पे है? सोनभद्र में। फिर सबसे कम भदोही में। तो सबसे ज़्यादा वन की बात पूछ दे तो मैक्सिमम कहाँ पे है? सोनभद्र में, और मिनिमम भदोही में। परसेंटेज में भी सोनभद्र और भदोही। परसेंटेज में मैक्सिमम सोनभद्र में और सबसे कम भदोही में। तो कमी कहाँ पे दर्ज की गई है वनों की? तो सोनभद्र में कमी दर्ज की गई है। याद रखेंगे। और वृद्धि तो सहारनपुर में, ठीक है। याद रखेंगे। तो वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? सहारनपुर में दर्ज की गई है। कितनी वृद्धि दर? 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है 2019 और 21 के बीच में, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पे? आगरा में हैं, ठीक है। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पे? आगरा में हैं। पहली वन नीति कब तैयार हुई? 1952 में, ठीक है। पहली वन नीति कब तैयार हुई? 1952 में। वर्तमान में 2017 में तैयार हुई थी, ठीक है। वर्तमान में अभी जो तैयार हुई है वो 2017 में। तो वन प्रतिशत कितना है? 6.15% है। और वृक्ष अगर पूछ दे तो 3.08%, ठीक है। दोनों डेटा अलग हैं। अगर वन का पूछा जाए तो 6.15% और वृक्ष का पूछा जाए तो 3.08%। कुल वन क्षेत्र पूछे तो 9.23, ठीक है। दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। वन मतलब जो पूरा एरिया कवर करता है, और वृक्ष मतलब एक एक जो मतलब काउंट करने के बाद में, ठीक है। तो उस हिसाब से एरिया काउंट किया जाता है। तो टोटल अगर पूछे तो 9.23%। नक्षत्रशाला देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो ये है रामपुर में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो ये है रामपुर में। ये लेजर तकनीक पर आधारित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर तकनीक पर आधारित है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ये भी रामपुर में है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आर्यभट्ट ये कहाँ पे? रामपुर में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है। इसका आकार कैसा है? शनि ग्रह की तरह, ठीक है। कैसा आकार है? शनि ग्रह की तरह है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे है? गोरखपुर में, ठीक है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे? गोरखपुर में। ये सबसे बड़ी है, तो याद रखेंगे सबसे बड़ी अगर पूछते तो कहाँ पे? गोरखपुर में। क्या नाम है? वीर बहादुर सिंह, ठीक है। बहादुर यानी बड़ा, तो याद रखेंगे सबसे बड़ी कहाँ पे? गोरखपुर में है। और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो ये है प्रयागराज में। याद रखेंगे जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। अब पर्वतमाला देखते हैं। तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज की है, ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला किसकी है? एंडीज की है। ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। याद रखेंगे। तो राकीज ये कहाँ पे है? राकीज पर्वत कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। राकीज पर्वतमाला कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। एटलस कहाँ पे है? अफ्रीका में है। एटलस अफ्रीका में। काकेकस और आल्पस, ठीक है। काकेकस और आल्पस ये कहाँ पे है? यूरोप में। याद रखेंगे काकेसस और आल्पस कहाँ पे है? यूरोप में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति, ठीक है। अगर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे महान प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं।
दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे है? तो ये है न्यूजीलैंड में, याद रखेंगे। दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे है? तो ये है न्यूजीलैंड में, याद रखेंगे। एशिया यूरोप के बीच बाउंड्री कौन सी है? तो ये है काकेकस, ठीक है। कौन सी बाउंड्री है? काकेसस है, ठीक है, याद रखेंगे, काकेसस। दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चोटी। चोटी की बात करें जाए तो किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। कहाँ पे? तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में कौन सी चोटी है? किलिमंजारो की चोटी है, याद रखेंगे। विंसन मैसिव, ठीक है, विंसन मैसिव पूछे तो ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। विंसन मैसिव कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है, ठीक है। कहाँ? इसका नेपाल में क्या बोलते हैं? इसे सागर माथा बोलते हैं, तो याद रखेंगे। नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, ठीक है, 8,848.86 मीटर। फर्स्ट टाइम चढ़ने वाला कौन था? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नार्वे, ठीक है। तो दो लोग थे, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नार्वे। पहली बार कब चढ़े थे? 1953 में, तो याद रखेंगे डेटा ये। माउंट एल्ब्रुज कहाँ पे है? तो ये है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। माउंट एल्ब्रुज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। माउंट मैकिनले ये कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। माउंट मैकिनले कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। इसे और क्या बोलते हैं? डेनाली। माउंट मैकिनले या डेनाली ये कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में है। एकांगुआ कहाँ पे है? तो ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है। एकांगुआ कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। कंचनजंगा कहाँ पे? ये सिक्किम में है, ठीक है। तो याद रखेंगे कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगर पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो सिर्फ भारत में ही है, ठीक है, तो ऑप्शन दे दे कंचनजंगा, K2 और माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और नंदा देवी, तो कौन सा होगा? नंदा देवी, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि नंदा देवी जो है भारत में ही स्थित है। बाकी ये सब सभी आस पड़ोस के जो देश हैं उनसे सीमा लगती है इनकी। K2 गार्डविन ऑस्टिन, इसे ये किस पे है? ट्रांस हिमालय पे है, ठीक है। K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पे है? ट्रांस हिमालय पे है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। ठीक है, तो पर्वत कौन से हैं? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है। लघु, मध्य, वृहत और ट्रांस हिमालय। कैस्पिको ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। सैडल पीक कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, ये इंपॉर्टेंट है। सैडल पीक कहाँ पे? अंडमान में। घास के मैदान पूछे तो देखते हैं। पंपाज कहाँ पे हैं? तो ये अर्जेंटीना में। पंपाज ये कहाँ पे? अर्जेंटीना में। लानोज वेनेजुएला, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और प्रेरीज कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। पुस्ताज हंगरी, तो याद रखेंगे। पंपाज कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोज वेनेजुएला में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी में, तो याद रखेंगे। अब करते हैं मरुस्थल की बात में। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, ठीक है। कौन सा है? सहारा है। ये कहाँ पे? अफ्रीका में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन ये कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसे क्या बोला जाता है? प्यासी धरती, ठीक है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल को क्या बोला जाता है? प्यासी धरती। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। अल नेफूद और रबल खाली ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। अल नेफूद, रबल खाली कहाँ पे हैं? सऊदी अरब में। तो ये नाम से ही पता चल रहे हैं, अल और रबल, ठीक है। तो कहाँ से? सऊदी अरब में। विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है? रबल खाली, ठीक है। कौन सा है? रबल खाली। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये बोत्सवाना अफ्रीका में है, ठीक है। कहाँ पे है? बोत्सवाना में है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? मंगोलिया चीन में, ठीक है। टकला मकान तो ये पड़ता है चीन में, ठीक है। टकला मकान कहाँ पे? चीन में। आटाकामा का मरुस्थल तो ये पेरू चिली की सीमा पर, ठीक है, याद रखेंगे। आटाकामा पेरू और चिली की सीमा पर। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? आटाकामा, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा। पेंटागोनिया का मरुस्थल कौन सा है? अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखेंगे। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। ज्वालामुखी देखते हैं।
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो पूछते अगर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। क्राकातोवो, ठीक है, क्राकाताओ कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। मोनालाओ कहाँ पे है? यूएसए हवाई द्वीप में। मोनालाओ यूएसए हवाई द्वीप में। बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? बैरन द्वीप। विसुवियस कहाँ पे है? इटली में है। सिनाबुंग कहाँ पे? माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। स्ट्राम्बोली, तो इसे क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये कहाँ पे है? इटली में है। माउंट पोपा, ये कहाँ पे है? म्यांमार में है। माउंट पोपा कहाँ पे? म्यांमार में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग कुछ। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कांगो नदी। ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी हो गई? कर्क हो गई, और नीचे मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हो गई? कांगो नदी हो गई। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हो गई? माही नदी हो गई। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हो गई? लिम्पोपो नदी हो गई। ठीक है, तो अगर कर्क रेखा को पूछते तो माही नदी, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और उसको मकर रेखा को पूछते तो लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो याद रखेंगे एम के और एल, एम के एल। ठीक है, नील नदी का वरदान किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मिस्र को। नील नदी का वरदान किसे बोला जाता है? मिस्र को। नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की ये चीन में है, यांगटीसी कांग। ठीक है, कौन सी नदी है? यांगटीसी कांग। ये कहाँ पे? चीन में। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो ये है डेन्यूब नदी। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी। इसे क्या बोला जाता है? ग्रीन रिवर भी बोला जाता है। कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। अब हम आगे यूपी के वन्य जीव विहार देखते हैं। तो चंद्रप्रभा, ये कहाँ से निकलता है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे? चंदौली में है। ठीक है, कब स्थापित होता है? 1957 ईस्वी में। तो ये सबसे पहला और सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। ठीक है, तो याद रखेंगे चंद्रप्रभा 1957 में। यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। बखीरा, तो संत कबीर नगर। ठीक है, याद रखें बखीरा कहाँ पे? संत कबीर नगर में। ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, ये रामसर साइट भी घोषित हो चुकी है। अगला देखते हैं कतरनिया घाट, ये कहाँ पे है? बहराइच में है। ठीक है, कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में है। रानीपुर कहाँ पे? चित्रकूट में। रानीपुर चित्रकूट में। कैमूर, कैमूर ये कहाँ पे? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कैमूर कहाँ पे? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। राष्ट्रीय चंबल, ये कहाँ पे? आगरा और इटावा में। कछुआ द्वीप कहाँ पे है? ये कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, ये मांसाहारी कछुओं का विहार है। ठीक है, महावीर स्वामी ललितपुर। तो जिन पे टिक लगे वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग जरूर देख लेना। नवीनतम कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? यूपी लखनऊ में। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? बुंदेलखंड में। याद रखेंगे कहाँ पे? बुंदेलखंड में। पक्षी विहार देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये है उन्नाव में। ठीक है, कहाँ पे? उन्नाव में। 1984 में स्थापित होता है। यूपी का पहला वन्य जीव विहार है, पक्षी विहार है, सॉरी। तो यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। सूर सरोवर कहाँ पे है? तो ये है आगरा में। याद रखेंगे सूर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में है। बखीरा, ये कहाँ पे? संत कबीर नगर में। ठीक है, बखीरा कहाँ पे? संत कबीर नगर में। ये दोनों रामसर साइट घोषित हो चुकी हैं। ठीक है, सूर सरोवर और बखीरा। अम्बेडकर वन पक्षी विहार और बेती पक्षी विहार कहाँ पे है? कुंडा में। अम्बेडकर और बेती पक्षी विहार कहाँ पे है? कुंडा में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर साइट कितनी है? 10 है। और भारत में कितनी है? तो 75। याद रखेंगे। तो कौन कौन सी रामसर साइट है? सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में है। बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। नवाबगंज उन्नाव में। समन कहाँ पे? मैनपुरी में। सरसई नवर, ये कहाँ पे? इटावा में है। सूर सरोवर कहाँ पे है? तो यह है आगरा में।
ऊपरी गंगा नदी, तो ये है ब्रजघाट से नरोरा स्ट्रेच तक, ठीक है, ब्रजघाट से नरोरा स्ट्रेच। समसपुर रायबरेली, हैदरपुर मुजफ्फरनगर, पार्वती अर्गा गोंडा, ठीक है। तो याद रखेंगे 10 हैं टोटल। आगे देखते हैं कुछ पुस्तकें और उनके रचयिता, ठीक है, रचनाएं और उनके रचयिता या पुस्तकें, ठीक है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो ये है विशाख दत्त, याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस से कौन है? विशाख दत्त। कादम्बरी की किसकी रचना है? तो ये है बाणभट्ट की, कादम्बरी बाणभट्ट। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है, ठीक है, रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की। सियूकी किसकी है? वेनसांग की। सियूकी किसकी है? वेनसांग की। इंडिका मेगास्थनीज की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। बंदी जीवन किसकी है? सचेंद्र नाथ सान्याल की। बंदी जीवन किसकी है? सचेंद्र नाथ सान्याल की। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी की है, तो याद रखेंगे। गुलामगिरी किसकी है? तो यह है ज्योतिबा फुले की। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले की है, तो याद रखेंगे। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। किताबुल हिंद तहकीक हिंद किसकी है? अलबरूनी की। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद किसकी है? अलबरूनी की। रजत रंगिणी कल्हड़ की है। रजत रंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। लीलावती भास्कर द्वितीय, लीलावती भास्कर द्वितीय की है। प्रमुख इंस्टीट्यूट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पे है? कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, दलहल इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान कहाँ पे? कानपुर में, ठीक है। तो याद रखेंगे नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? कानपुर में। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये भी कानपुर में। और दलहन, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कानपुर में है। वन अनुसंधान कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। तो शुगर और चीनी मिल पूछते हैं, चीनी तो कहाँ पे है? चीनी वाला कहाँ पे? तो ये है लखनऊ में, ठीक है। शुगर केन की बात करें यानी कि गन्ने की बात अगर करें तो कहाँ पे? चीनी की अगर बात करें तो कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। तो याद रखेंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि अनुसंधान संस्थान, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट और मैंगो इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। तो याद रखेंगे शुगर केन, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख लेना। तो शुगर केन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, ऊपर कहाँ पे? शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है। शुगर केन यानी गन्ना और शुगर यानी चीनी, ठीक है। तो चीनी वाला कानपुर में और शुगर केन वाला यानी गन्ना वाला कहाँ पे? लखनऊ में। उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो ये भी लखनऊ में है। ड्रग रिसर्च, ठीक है, ड्रग रिसर्च विश्व अनुसंधान, ठीक है। औषधि अनुसंधान ये सब कहाँ पे? लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान कहाँ पे? लखनऊ में। शुगर केन ये हो गया। मैंगो इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में ही है। सेंट्रल एवियन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो यह है इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इज्जत नगर बरेली में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पे? भदोही संत रविदास नगर में, ठीक है। कहाँ पे? भदोही में। भारतीय कालीन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन दे देगा, जैसे कालीन में भदोही दे देगा, मिर्ज़ापुर दे देगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे भदोही। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पे? वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पे? वाराणसी में। तो सब्जी अनुसंधान पूछे और हथकरघा पूछे तो वाराणसी। प्रमुख सम्मान देखेंगे अब। व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। व्यास सम्मान की बात करें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनका उपन्यास कौन सा है? पागलखाना। तो पागलखाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान भगवान के नाम पे शिवशंकरी। उपन्यास कौन सा है? सूर्यवंशम, ठीक है। शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? बद्री नारायण को, ठीक है। किसके लिए? तो उनकी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। एबिल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुइस केपर्डली को दिया गया है, ठीक है, गणित के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुइस केपर्डली को गणित के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को, ठीक है, रेत की समाधि के लिए।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए। पद्म विभूषण अभी कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। किसको? यूपी में किसे दिया गया है? मुलायम सिंह यादव को, ठीक है। तो ये 6 व्यक्तियों को मिला है इस बार। ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है इस बार? तो ये मिला है रिकी केज को, मिला है संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है? रिकी केज को संगीत के क्षेत्र में। प्रित्जर पुरस्कार डेविड चिप्परफील्ड को मिला है वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखेंगे। प्रित्जर पुरस्कार डेविड चिप्परफील्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर में किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है द वेल फिल्म के लिए, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर के लिए को मिला है। द वेल फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है? मिशेल यो को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो, ये पहली एशियन महिला हैं, याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड नाटू नाटू को मिला है अपने यहाँ पे तो संगीत के लिए मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? RRR के लिए, ठीक है। तो इसके संगीतकार कौन है? MM कीरवानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किसे मिला है? द एलिफेंट विस्पर्स के लिए, ठीक है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। आईफा अवार्ड देखते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस जिसको किसे मिला है? आलिया भट्ट को, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। आईफा अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव को। मिस इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? नंदिनी गुप्ता को। मिस इंडिया अवार्ड नंदिनी गुप्ता को। सेकेंड लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? आशा भोसले को। अब पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को, याद रखेंगे। अगर पहला पूछ दे तो नरेंद्र मोदी को, दूसरा तो आशा भोसले को दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? आशा पारेख को। दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को। मिस यूनिवर्स बोनी गैब्रियल। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल, देखते हैं। तो पहला आर्टिकल में क्या आता है? राज्य और यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, राज्य और यूटी। 5 से 11 के अंदर क्या आता है? नागरिकता आती है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल होते हैं। और 14 कौन सा है? तो इसमें हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे, ठीक है। आप लोगों की इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मॉर्निंग स्टार, और आप लोगों को इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 विधिकीय समझ समता, ठीक है, यानी समानता का अधिकार, विधिकीय समझ या समता। आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, विधिकीय समझ समता या समानता का अधिकार किसमें? 14 में। आर्टिकल नंबर 17 तो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, 17, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 17। 18 नंबर उपाधियों का अंत, ठीक है, 18 नंबर उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 19 1A तो इसमें क्या आता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 1A विचार की अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 है शिक्षा, ठीक है, 21 में क्या है? शिक्षा है 86वां संविधान संशोधन 2002 के, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। आर्टिकल नंबर 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, इसमें 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए उनका शोषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 में क्या दिया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ऐसे आर्टिकल नंबर 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत 5 तरह की रिट जारी होती हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो याद रखेंगे रिट किसके अंतर्गत जारी होती हैं? तो आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तहत। आर्टिकल नंबर 37 कौन सा है? DPSP अप्रवर्तनीय है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 37 क्या है? DPSP अप्रवर्तनीय है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 38 क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। 38 क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। 39 से क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। 39 क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल नंबर 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन किसमें होता है? आर्टिकल नंबर 40 में होता है, तो याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 44 क्या है?
तो ये है समान समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें कौन से आर्टिकल में है? 44 नंबर में है। 47 क्या है? पोषण का अधिकार। 50 क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 का है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति है। आर्टिकल नंबर 51 ये क्या है? तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। कौन? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। कौन सी समिति के सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उसमें निर्धारण किया गया है, आर्टिकल नंबर 53 में। आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचक मंडल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। 56 में कार्यकाल। 60 में शपथ, ठीक है। तो याद रखेंगे 52 में एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में उसकी कार्यपालिका की शक्ति निर्धारित की गई है, 54 में निर्वाचक मंडल और 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल और 60 में शपथ। 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64 क्या है? 64 है कि उपराष्ट्रपति जो है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 71 क्या होगा? प्रेसिडेंट चुनाव जो है, चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा? अगर प्रेसिडेंट और चुनाव विवाद में निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 72 में क्या है? क्षमादान है, ठीक है। 72 में याद रखेंगे क्या है? क्षमादान है। आर्टिकल नंबर 76 क्या है? तो इसमें है महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल। 108 ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। 108 क्या है? ज्वाइंट सिटिंग है। 110 क्या है? धन विधेयक। 110 क्या है? धन विधेयक। 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल नंबर 123 क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। 123 क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 124 क्या है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। न्यायाधीश की नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते सब किसमें दिए हैं? तो ये सब दिए हैं 124 में। आर्टिकल 124 में दिए हैं सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश की नियुक्ति, शपथ उनकी और उनके वेतन भत्ते किसमें दिए? 124 में। 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। 129 में क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 143 में क्या है? राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, तो और राष्ट्रपति उसका परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 143 के अंदर क्या आता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। 148 में कैग आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो याद रखेंगे 148 में कैग। 153 में राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है वैसे 153 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति किस में आता है? 52 में। और राज्यपाल किस में आएगा? 153 में। क्षमादान, राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। तो किस आर्टिकल के तहत? 161 के तहत। तो याद रखेंगे 161 के तहत क्षमादान कर सकता है। 165 के तहत इसमें महाधिवक्ता होता है। 213 अध्यादेश, ठीक है। तो उसमें राष्ट्रपति जो है 123 के तहत अध्यादेश जारी करता था, ठीक है। तो इसका 213, राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 214 के अंतर्गत क्या होगा? हाई कोर्ट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट होगा। और एक आर्टिकल है 79, 80 और 81 सरला, ठीक है, सरला, यानी कि से संसद। 79 में संसद होगा, ठीक है। 80 में क्या होगा? राज्यसभा होगा। 81 में क्या होगा? लोकसभा होगा। तो याद रखेंगे ये भी। 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है, ठीक है। 214 में हाई कोर्ट आता है। 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आगे देखते हैं 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, ठीक है। इसमें 5-6 तरह की रिट जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और इंजेक्शन, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट कितनी तरीके 5 तरीके की और हाई कोर्ट 6 तरीके की। 239A में दिल्ली, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली राज्य का गठन होता है 239A। 243 से 243O, ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का गठन किसमें होता है 243 से 243O में, ठीक है, तो ये ग्रामीण होता है, ग्रामीण स्थानीय सुशासन। 246A के अंतर्गत जीएसटी आता है, ठीक है, 246 के अंतर्गत जीएसटी। 263 अंतर्राज्य परिषद, ठीक है, 263 में क्या आता है अंतर्राज्य परिषद। 266 में संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि, ठीक है, तो याद रखेंगे। 280 वित्त आयोग, 280 में क्या आता है वित्त आयोग आता है। 300A में संपत्ति का अधिकार, ठीक है, 300A में संपत्ति का अधिकार। 315 में यूपीएससी, इसके अध्यक्ष कौन है मनोज सोनी है इतने टाइम वर्तमान में। 324 में आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, ठीक है, आर्टिकल 324 क्या है निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 338 में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 338 एससी, ठीक है, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, आर्टिकल 338 में शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल 338 में शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, 89वां संविधान संशोधन के तहत 338A जोड़ा गया, ठीक है, इसमें एसटी आते हैं। आर्टिकल नंबर 343 राजभाषा, आर्टिकल नंबर 343 राजभाषा। आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात। 352 राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रपति आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन वित्तीय और 360 में वित्तीय आपात, ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति वित्तीय आपात। 368 में संविधान संशोधन, 368 में संविधान संशोधन। 370 में जम्मू कश्मीर जो है का अस्थायी प्रावधान, ठीक है, तो इसके कुछ जो है इसके अधिकार खत्म कर दिए गए हैं आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।